हम बात करेंगे एक ऐसे देश की जिसकी इकोनॉमी बर्बाद हो चुकी है, जहां हाउसिंग और कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस फैल गया है, जहां पर माफिया और गैंग्स ने पूरी तरह से टेक ओवर कर लिया है, जहां की गवर्नमेंट ओपनली डेजिग्नेटेड आतंकियों और आतंकी सिंपैथाइजर्स के साथ कोलैबोरेशन करती है। अब ये सब सुनकर आप सोच रहे होंगे कि कहीं ये पाकिस्तान या सोमालिया की बात तो नहीं कर रहा, लेकिन नहीं, हम बात कर रहे हैं एक डेवलप्ड कंट्री की, यानी कनाडा। ये अमृतसर नहीं है, ये कनाडा ही है, जहां के लीडर जस्टिन ट्रूडो ने भारत के खिलाफ एक डिप्लोमेटिक जंग छेड़ दी बिना किसी प्रूफ के, बाय द वे। और इस जंग में यूके और अमेरिका जैसे देश उनके साथ खड़े हैं। तो आज हम आपको दिखाएंगे इस जंग के पीछे का बहुत शॉकिंग रीजन और क्यों इन देशों को लगा कि इंडिया डर जाएगा, लेकिन इंडिया के रिस्पांस ने तो सबको चौंका दिया है। उन्होंने कहा कि चाहे कनाडा हो, अमेरिका हो या पूरी कायनात हो, अब आर पार की लड़ाई हो जाए। भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से तमाम जो हमारे राजनयिक हैं, जो वहाँ पे जितने भी हमारे राजनयिक हैं, उनको वापस बुलाने की बात कही गई है। तो आइए आज हम बात करते हैं उन शॉकिंग रीजंस की कि क्यों कनाडा आतंकियों के साथ खड़ा है और क्यों इंडिया ने उनके साथ आर पार की जंग छेड़ दी, और कैसे ये दोनों देशों की रिलेशनशिप शायद और भी खराब हो सकती है और इंडिया को अपनी सिक्योरिटी के लिए क्या कदम उठाने की जरूरत है। हेलो, श्याम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सेक्युलरिज्म का सीईओ श्याम शर्मा और आप सबको एक सेकंड प्रणाम। तो देखिए, पिछले अराउंड 1-1.5 साल से इंडिया और कनाडा के बीच के जो रिश्ते हैं अपने लोएस्ट पॉइंट पर आ चुके हैं। इनफैक्ट दोनों देशों के डिप्लोमेटिक रिश्ते इस समय पर पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं और इसके पीछे रीजन ये है कि बेसिकली पिछले साल कनाडा के राहुल गांधी यानी जस्टिन ट्रूडो ने पार्लियामेंट में जाकर भारत पर इल्जाम लगाया कि भारतीय एजेंट्स ने कनाडा में जाकर एक खालिस्तानी आतंकी को टपका दिया है। Actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijji. अब ये देखिए, ऑब्वियसली काफी बड़ा आरोप है। अब इसके रिस्पांस में इंडिया ने प्रूफ मांगा, लेकिन कनाडा ने 1 साल तक कोई प्रूफ प्रोवाइड नहीं किया, बस ट्रस्ट मी ब्रो बोलकर आगे बढ़ गए। अब एक पूरा साल गुजर गया, एक पूरे साल के बाद फिर से उन्होंने इस बवाल को और भी बड़ा बना दिया। ट्रूडो की गवर्नमेंट ने हाल में ही ये नोटिफिकेशन जारी किया कि उनके पास ये एविडेंस है कि इंडियन डिप्लोमेट्स कनाडा में इलीगल एक्टिविटीज में शामिल हो रहे हैं। इन्होंने तो यहाँ तक कह दिया है कि इसमें अमित शाह तक का रोल है। कनाडा की रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस, जो कि कनाडा की एक प्रोमिनेंट इन्वेस्टिगेटिव पुलिस फोर्स है, वो अमित शाह से भी एक कदम आगे बढ़ गए और उन्होंने कह दिया है कि इंडियन गवर्नमेंट और उनके एजेंट्स लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ काम करके खालिस्तानियों को कनाडा में टारगेट कर रहे हैं। From an RCMP perspective, is the use of organized crime elements, and I will say and it's been publicly attributed and claimed by one organized crime group in particular, which is the Bishnoi group. So that's what we're seeing here. साला हर चीज में आजकल लॉरेंस बिश्नोई का हाथ है। कल कोई ये ना बोल दे कि अमेरिकन प्रेसिडेंट जिसको असैसिनेट किया गया था JFK, उसको भी लॉरेंस बिश्नोई ने मरवाया है। ओसामा बिन लादेन को लॉरेंस बिश्नोई ने मरवाया है। इनका कोई भरोसा नहीं है कल को सवाल उठे कि भाई 9/11 एक्चुअली किया किसने। आइए जरा फोटो में जूम करते हैं। साला यहाँ भी लॉरेंस बिश्नोई। अगेन याद रखें कि ये सिर्फ इन्होंने एलिगेशंस लगाए हैं, इनमें से किसी ने भी कोई सॉलिड प्रूफ नहीं प्रोवाइड किया है। और जब भी ट्रूडो से प्रूफ मांगा जाता है तो देखिए किस तरह की बकवास कर रहा है ये आदमी। The evidence you have on this, and our response was, well, it's within your security agencies. You should be looking into how much they know. You should be engaging. It's, no, tell us what you know. Show us the evidence. And at that point, it was primarily intelligence, not hard evidentiary proof. ये बोल रहा है कि इसके पास कोई प्रूफ नहीं है, उल्टा इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास प्रूफ है, इसलिए इंडिया को अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी से प्रूफ निकलवा के हमको देना चाहिए, जबकि इल्जाम भी हम ही लगा रहे हैं। मतलब अगर हम बिना प्रूफ के बकवास कर ही रहे हैं, तब तो श्याम शर्मा शो के पास भी बहुत ही इनक्रेडिबल इन्फो आई है कि जस्टिन ट्रूडो एक्चुअली अपने बाप की औलाद नहीं है, बल्कि उसका असली बाप क्यूबा का एक्स डिक्टेटर फिडेल कास्ट्रो है। अब आप अगर पूछेंगे कि भाई शाम तुम्हारे पास क्या प्रूफ है, तो यार मैं नहीं बताऊंगा, बस मेरे को पता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सब हैशटैग ट्रूडो के 2 बाप का इस्तेमाल करें और सोशल मीडिया पे इस हैशटैग को ट्रेंडिंग बनाएं। थैंक यू। और जस्टिन ट्रूडो अब प्रूफ देने के बजाय इंडिया पर सैंक्शंस लगाने की धमकियां दे रहा है।
अब इतनी बकवास सुन के इंडियन गवर्नमेंट का भी पेट भर गया। इंडियन गवर्नमेंट भी सनक चुकी है। उन्होंने अपने सारे डिप्लोमेट्स वापस बुला लिए। भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से तमाम जो हमारे राजनयिक हैं, जो वहाँ पे जितने भी हमारे राजनयिक हैं, उनको वापस बुलाने की बात कही गई है। और एक काउंसलेट भी बंद कर दिया वहां पर, और एक स्टेटमेंट रिलीज किया है कनाडा के खिलाफ, जिसमें कि इतने हार्श वर्ड्स यूज किए हैं जितने उन्होंने कभी पाकिस्तान के लिए भी शायद यूज नहीं किए। उन्होंने कहा है कि उनका ट्रूडो गवर्नमेंट पर जरा भी विश्वास नहीं है। उन्होंने तो यहां तक कह दिया है कि ट्रूडो की गवर्नमेंट जो है वो आतंकवादियों को हार्बर कर रही है। और उन्होंने अपने डिप्लोमेट्स वापस इसलिए बुला लिए क्योंकि उनके डिप्लोमेट्स एक्चुअली कनाडा में सेफ नहीं है। और ये बात एक्चुअली सच भी है, क्योंकि जिन डिप्लोमेट्स पर कनाडा उंगली उठा रहा है, उन डिप्लोमेट्स पर एक्चुअली असली थ्रेट है आतंकियों का। उनको मारने की धमकी देने वाले पोस्टर्स खालिस्तानी लगा रहे हैं पूरे कनाडा में इस समय। इनफैक्ट हाल में ही ये भी प्रूव हो चुका है कि कैनेडियन गवर्नमेंट के डायरेक्ट कनेक्शंस थे गुरपतवंत पन्नू जैसे डेजिग्नेटेड आतंकवादियों के साथ। Chiefs for Justice have been communicating with the Prime Minister office for the last 2 to 3 years, detailing all the spy network that Indian High Commissioner. याद रखिए, ये वही पन्नू है जो कनाडा के हिंदुओं को धमकी देता है कि वो कनाडा छोड़ के चले जाए, वरना आपके साथ क्या होगा। Indo-Canadian Hindus, you have repudiated your allegiance to Canada and Canadian Constitution. Your destination is India. Leave Canada, go to India. Pro-Khalistan Sikhs have always been loyal to Canada. They have always sided with Canada and they have upheld the laws and वो इंडियन प्लेन्स को हाईजैक करने की धमकी देता है। 19 नवंबर तो सिख पंथ वालिओ एयर इंडिया में सफर नहीं करना, जान नू खतरा हो सकता। वो इंडिया के ऊपर इजराइल के अक्टूबर 7 जैसा हमला करने की धमकी देता है। मोदी, learn from Palestine, Israel conflict. People under occupation from Punjab to Palestine will react and violence begets violence. तो ये लोग खुद एक डेजिग्नेटेड आतंकवादी के साथ काम कर रहे हैं और फिर इंडिया पर उंगली उठा रहे हैं। ये तो वही बात हुई कि वक्फ बोर्ड दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर आरोप लगा रहा है जमीनखोरी का। और आयरॉनिकली देखिए, जब भी इंडिया पे किसी बाहर वाले से हमला होता है तो हमेशा इंडिया में ऐसे कुछ लोग होते हैं जो इंडिया के साथ खड़े होने के बजाय बाहर वाले के साथ खड़े हो जाते हैं। और इस केस में भी यही हुआ है, चाहे आरफा खानू हो, चाहे देशभक्त हो। या तो कनाडा सरकार का दिमाग कंप्लीटली खराब हो चुका है, या हमारे सिस्टम में ही कहीं ना कहीं दीमक लग चुकी है। एक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अगर किसी क्रिमिनल के बारे में ऐसी बात करेगा तो चलिए क्लोज डोर मीटिंग में ही करेगा, लेकिन ये काफी सीरियस चार्जेस हैं। चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे राणा अयूब हो, स्वरा भास्कर तो डायरेक्ट लॉरेंस बिश्नोई के पीछे पड़ गई हैं। अरे भैया, पीछा छोड़ दीजिए उसका, मूवी में रोल नहीं देगा वो। अब आपको समझ आ गया होगा कि 1000 साल तक भारत गुलामी क्यों कर रहा था बाहर वालों की। तो अब एक ऑब्वियस सवाल उठता है कि कैनेडियन गवर्नमेंट जो है वो भारत जैसी डेमोक्रेसी के साथ लड़ाई क्यों कर रही है खालिस्तानी सेपरेटिस्ट सिंपैथाइजर्स और खालिस्तानी आतंकियों और उनके सिंपैथाइजर्स के सपोर्ट में। अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं, जो कहानी सुन के आपको काफी शॉक और काफी सरप्राइज होगा। ये कहानी है कि किस तरह से ये खालिस्तानी सेपरेटिस्ट और उनके सिंपैथाइजर्स ने पूरी की पूरी लिबरल कैनेडियन पॉलिटिक्स को हाईजैक कर लिया है। तो देखिए, इस कहानी की शुरुआत होती है 1980s के समय से, जिस समय पर खालिस्तानी एक्सट्रीमिज्म भारत में अपनी चरम सीमा पर था। लेकिन उस समय फिल्म में एंट्री होती है केपीएस गिल की, जिन्हें लायन ऑफ पंजाब भी कहा जाता है, जिन्होंने पंजाब पुलिस के साथ मिलकर खालिस्तानियों की माँ, बहन, चाची, ताई, मौसी, नानी, दादी सब एक कर दी। आधे से ज्यादा खालिस्तानियों को तो इन्होंने ही निपटा दिया। उसके बाद जो बचे कुछ खालिस्तानी बचे थे वो भारत छोड़कर अपनी जान बचाकर भागे और कनाडा, यूके और यूएसए जैसे देशों में जाकर सेटल हो गए। उस समय खालिस्तान मूवमेंट जो है वो भारत में पूरी तरह से मर गया। लेकिन ये जो बचे कुछ खालिस्तानी जाकर बाहर सेटल हुए थे, ये अपने ख्याली पुलाव पकाए जा रहे हैं। तो इतने सारे खालिस्तानी कनाडा में जाके कैसे सेटल हो गए?
अब देखिए इसके पीछे रीजन है कनाडा की उस समय की लैक्स इमिग्रेशन पॉलिसीज। उसके ऊपर से पंजाब से इतना सारे लोग वहां पर जाकर सेटल हो रहे थे तो कैनेडियंस को चीप लेबर भी मिल रहा था। तो इस चीप लेबर की ग्रीड की वजह से और मल्टीकल्चरलिज्म के नाम पर इन्होंने कई रेडिकल एलिमेंट्स को अपने देश में सेटल किया और ये पॉपुलेशन इतनी तेजी से बढ़ी कि आप देखिए कि 1991 और 2021 के बीच में ये जो 30 साल का दायरा है इसमें सिख पॉपुलेशन कनाडा की 400% से ज्यादा से ग्रो की है और इस वजह से सिख डायस्पोरा काफी बड़ा हो गया है कनाडा में और एक इंपॉर्टेंट वोट बैंक भी बन गया है। और भले ही मेजॉरिटी सिख जो है कनाडा के वो खालिस्तानी नहीं है, लेकिन ये जो खालिस्तानी माइनॉरिटी है इनके पास बहुत पैसा है, इनके पास बहुत इन्फ्लुएंस है और ये पॉलिटिकली बहुत एक्टिव है और कनाडा की लिबरल पॉलिटिक्स में ये भर भर कर घुस गए हैं। फॉर एग्जाम्पल एनडीपी लीडर जगमीत सिंह। We all know what happened in 1984. We all know that this was a genocide. We already know कि जो हिंदुस्तान ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਸੀਗੀ। जो ओपनली खालिस्तानी रैलीज में पार्टिसिपेट कर चुका है, जिसने इंडिया के फार्मर्स प्रोटेस्ट में खालिस्तानियों के द्वारा बनाई गई टूल किट्स को भी शेयर किया था। और लिबरल एमपी सुख धालीवाल जिसने भी खालिस्तानी रैलीज को अटेंड किया है। मनजिंदर सिंह और नरिंदर सिंह ये दो मेंबर्स हैं एक गुरुद्वारा के जिन्होंने इंडियन हाई कमिश्नर को गोली मारने की धमकी दी थी। इनके एलिजिडली डायरेक्ट कनेक्शंस हैं एमपी सुख धालीवाल के साथ। कैनेडियन पॉलिटिशियंस ऐसी रैलीज को अटेंड कर चुके हैं और वहां पर जाकर स्पीचेस दे चुके हैं जहां पर क्लियरली आपको खालिस्तान जिंदाबाद के नारे सुनने को मिल सकते हैं। कनाडा में खालिस्तानी रेडिकल्स ओपनली इंडियन फ्लैग को जलाते हैं और एंटी इंडिया स्लोगन्स चांट करते हैं। तो इतना इन्फ्लुएंस खालिस्तानियों का कनाडा में कैसे आया? वो इसके देखिए दो आंसर्स हैं, मनी पावर और पॉलिटिकल पावर। पहले बात करते हैं मनी पावर की, क्योंकि ये जो खालिस्तानी हैं जब कनाडा में सेटल हुए तो पंजाब और पाकिस्तान से कनाडा में ड्रग ट्रैफिकिंग में भी काफी एक्टिव हो गए और इस काम में इनको पाकिस्तानी आईएसआई से भी बहुत सपोर्ट मिला। इसमें गैंगस्टर्स बिंदी जोहाल और जिमी दोसांझ जैसे कई गैंगस्टर्स इनिशियली इन्वॉल्व हुए थे। उसके बाद कई गैंग्स भी शुरू हुए जैसे कि धक दुहरे, संघेरा, मल्ही बुत्तर और कांग गैंग्स। और आपको बता दें कि कनाडा में 2006 से लेकर 2021 तक गैंग वॉर्स या पुलिस ऑपरेशंस में जितने भी गैंगस्टर्स मारे गए हैं उसमें 20% से ज्यादा पंजाबी ओरिजिन के। इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज का मानना है कि ये क्रिमिनल्स जो हैं ये खालिस्तानी एक्टिविस्ट होने का नाटक करते हैं ताकि इनको कैनेडियन गवर्नमेंट से सपोर्ट मिले और उस सपोर्ट का नाजायज फायदा उठा के ये अपना ड्रग स्मगलिंग करते हैं। बेसिकली कनाडा में उड़ता पंजाब का सीक्वल आने वाला है, उड़ता कनाडा। 2021 में टोरंटो पुलिस ने 20 पंजाबी ओरिजिन गैंगस्टर्स को अरेस्ट किया था जिनके थ्रू कैलिफोर्निया और इंडिया से आए हुए ड्रग्स कनाडा में पकड़े गए थे, जिसमें 450 किलोग्राम्स ऑफ कोकेन, 182 kilograms of crystal meth, 430 kilograms of marijuana और 300 ऑक्सीकोडोन पिल्स पाए गए थे। कुछ केसेस में तो 1000 किलोग्राम से ज्यादा कोकेन पाया गया है जिसकी स्ट्रीट वैल्यू अराउंड $61 मिलियन थी। और इन खालिस्तानियों की मदद से मेक्सिकन ड्रग कार्टेल्स भी अब कनाडा में अपनी ऑपरेशंस और इन्फ्लुएंस काफी एक्सपैंड कर रहे हैं। और कार्टेल हालिस्को नुएवा जेनरेसियो जैसे कार्टेल्स ने काफी स्ट्रॉन्ग फुटहोल्ड बना लिया है कनाडा के कुछ बड़े शहरों में जैसे वैंकूवर, टोरंटो और मॉन्ट्रियल। ये कार्टेल्स जो हैं इन कार्टेल्स ने कनाडा में अपने काफी सोफिस्टिकेटेड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स बना लिए हैं। ये कार्टेल्स जो हैं ये लोकल गैंग्स और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ग्रुप्स के साथ पार्टनरशिप करते हैं अपने ड्रग्स को कनाडा में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए और लॉन्ग हॉल ट्रकिंग कंपनीज का भी इस्तेमाल करते हैं ड्रग्स को क्रॉस बॉर्डर ट्रांसपोर्ट करने के लिए। अब देखिए लोकल गैंग्स में तो खालिस्तानी कनेक्शन मैंने आपको दिखा ही दिया है, अब ट्रकिंग इंडस्ट्री में भी खालिस्तानी कनेक्शन मैं आपको दिखाता हूं। अगर ट्रकिंग इंडस्ट्री की बात करें तो यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग पंजाबी प्रेजेंस है। सिख पॉलिटिकल एक्शन कमेटी के एस्टिमेट से अराउंड 1.5 लाख से ज्यादा सिख जो हैं ये ट्रकिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। पर्टिकुलरली पंजाबीज जो हैं वो अमेरिका के हाफ से ज्यादा एशियन ओन ट्रकिंग बिजनेसेस को कंट्रोल करते हैं। नॉर्थ अमेरिकन पंजाबी ट्रकिंग एसोसिएशन के हिसाब से कैलिफोर्निया में 40% ट्रकर्स जो हैं वो सिख हैं और पिछले 3 सालों में तकरीबन 30,000 सिख ट्रक ड्राइवर बने हैं। अब आप खालिस्तानियों के बीच में और इन मैक्सिकन ड्रग कार्टेल्स के बीच में डॉट्स को बड़ी आराम से कनेक्ट कर सकते हैं। और अब आप देख सकते हैं कि खालिस्तानियों ने किस तरह से मनी पावर इकट्ठा किया। अब मैं आपको बताता हूं कि कनाडा में खालिस्तानी किस तरह से पॉलिटिकल पावर इकट्ठा कर रहे हैं। देखिए कनाडा में खालिस्तानी जो हैं उन्होंने काफी बड़ा पुश बनाया है गुरुद्वारास को कंट्रोल करने के लिए। इनफैक्ट कनाडा में आज कई ऐसे गुरुद्वारास हैं जो खालिस्तानी सेपरेटिस्ट आइडियोलॉजी का गढ़ बन चुके हैं।
चाहे वैंकूवर हो, सरी हो। कुछ गुरुद्वाराओं ने तो इंडियन ऑनवॉयज को अपने गुरुद्वारा में घुसने से रोक दिया था, लेकिन इन्हीं गुरुद्वारा ने बड़ी खुशी खुशी पाकिस्तान के कॉन्सुल जनरल को अपने गुरुद्वारा में बुला लिया था। गुरु गोबिंद सिंह ये सब देखते तो पता नहीं उनके मुंह से कौन कौन सी गालियां निकलती। मैकडॉनल्ड लॉरियर इंस्टीट्यूट ने एक रिपोर्ट निकाली थी जिसमें दिखाया गया था कि ये खालिस्तान प्रोजेक्ट किस तरह से इंडिया को डिस्टेबलाइज करने के लिए क्रिएट किया जा रहा है। तो ये बात कोई सरप्राइजिंग तो है नहीं। अब आपको एक चौंका देने वाली बात बताते हैं कि किस तरह से गुरुद्वारा को कंट्रोल करके खालिस्तानी कैनेडियन नेशनल पॉलिटिक्स को कंट्रोल कर रहे हैं। जर्नलिस्ट डगलस टॉड ने एक रिपोर्ट निकाली थी जिसमें उन्होंने दिखाया था कि लिबरल पार्टी और एनडीपी, जो कनाडा की दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनके प्राइमरी सिस्टम को कैसे खालिस्तानियों ने पूरी तरह से रिग कर दिया। कनाडा में देखिए, लोकल और नेशनल पॉलिटिशियंस को इलेक्ट करने के लिए पहले एक लोकल प्राइमरी सिस्टम होता है जहां पर इलेक्शंस होते हैं। वहां पर खालिस्तानियों ने सबसे बड़ा फोकस डाला है, जिसका रिजल्ट ये है कि एक कंट्री जिसमें अराउंड 5 लाख सिख, जो टोटल कैनेडियंस का 1% से ज्यादा पॉपुलेशन है, लेकिन अराउंड 1% होने के बावजूद फेडरल लिबरल कैबिनेट में 12% से ज्यादा सिख मिनिस्टर्स हैं, इंक्लूडिंग फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर हरजीत सिंह सज्जन। तो देखिए, ये जो ग्रास रूट्स प्राइमरी का प्रोसेस है, ये जनरली गुरुद्वारा बोर्ड इलेक्शन से शुरू होता है, जो कनाडा के हर मेजर शहर में है। इसलिए खालिस्तानी इतनी मेहनत करते हैं अपनी मनी पावर और अपना गुंडागर्दी पावर का इस्तेमाल करके इन गुरुद्वारा को कंट्रोल करने में, क्योंकि ये गुरुद्वारा सिर्फ कल्चरल सेंटर नहीं है बल्कि पॉलिटिकल और फाइनेंशियल सेंटर्स भी हैं। तो जो 10-20 लोग इन रिलीजियस सेंटर्स को चलाते हैं, उनको रिलीजियस डोनेशंस का भी एक्सेस मिलता है और वो उस एरियाज के 40-50 एक्सटेंडेड फैमिलीज को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कि भाई कहां वोट करना है। और आप शायद ये जानते होंगे कि ज्यादातर कैनेडियन सिख्स जो हैं वो जट सिख कास्ट से आते हैं और खालिस्तानियों में भी ज्यादातर जट सिख हैं। इस वजह से वो कास्ट मोबिलाइजेशन भी काफी इफेक्टिवली कर लेते हैं गुरुद्वारा को कंट्रोल करने के लिए, और इस वजह से वो इतने सारे खालिस्तानियों को इलेक्ट कर पाते हैं पावर में, और ट्रूडो की गवर्नमेंट में भी इतने सारे खालिस्तानियों को घुसा पाते हैं। आपको याद होगा कि जब ट्रूडो 2018 में इंडिया आया था तो वो अपने साथ खालिस्तानी हरजीत सिंह सज्जन को लेकर आया था और जसपाल अटवाल नाम के एक कन्विक्टेड खालिस्तानी आतंकवादी को लेकर आया था, जिसको 1987 में कन्विक्ट किया गया था एक इंडियन पॉलिटिशियन के अटेम्प्टेड मर्डर के केस में। इस बात से न सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट चिढ़ गई थी, बल्कि उस समय के पंजाब के कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर अमरिंदर सिंह भी चिढ़ गए थे कि उन्होंने ट्रूडो से मिलने से भी मना कर दिया था। When I was in America, and next I was to go to Canada, but this Khalistani lobby got together, all these surgeons and the others. I'm not going to meet them. और क्योंकि खालिस्तानियों का अब इतना आउटसाइज्ड इन्फ्लुएंस है लिबरल कैनेडियन पॉलिटिक्स में, तो उनके क्राइम्स को ये जो लिबरल पॉलिटिशियंस हैं वो वैसे ही इग्नोर करते हैं जैसे लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान की अपॉलॉजी को इग्नोर कर रहे हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने कितने रिपोर्ट्स निकाले कि हरजीत सिंह निज्जर जो है ये खालिस्तानी आतंकी है। इसकी पूरी रिपोर्ट इंडियन गवर्नमेंट ने प्रिपेयर की थी। एनआईए ने भी ये रिपोर्ट शेयर की थी। Charge sheet was filed in court before Nijjar was killed. After the accusation against India, these charge sheet details were also made available to Canada, is what we are given to understand. So let's just take a look. I've highlighted some portions. It says the investigation has revealed the role of Hardeep Singh Nijjar, Canada-based self-styled chief of the Khalistan Tiger Force, who is declared a designated terrorist by the government of India as the main conspirator in killings and extortion of money to strengthen the terror activities of the KTF. Hardeep Nijjar, chief of KTF, had conspired with other Canada-based gangsters, namely Arshdeep Singh and others, to form a gang to commit terror activities in the state of Punjab and other parts of India. Arshdeep Singh used to share the details, including photos of the target persons, with the India-based shooters, and they named the shooters and they've also apprehended the shooters. On his directions, accused persons, namely so-and-so, were executing the plans. In the instant case, Lovepreet Singh, Ram Singh and Kamaljeet Sharma were arrested, whereas Hardeep Singh Nijjar and Arshdeep are absconding. लेकिन इस पूरी रिपोर्ट को इग्नोर किया गया और कैनेडियन पॉलिटिशियंस इसको सिख लीडर बताते हैं। इनफैक्ट खालिस्तानियों ने 1980s में एयर इंडिया फ्लाइट 182 को हाईजैक करके उसको बॉम्ब से उड़ा दिया था, जिसमें 329 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें मेजॉरिटी कैनेडियन सिटीजंस थे। लेकिन ए, इन खालिस्तानियों को अपीज करने के लिए, और बी, क्योंकि ये ज्यादातर कैनेडियन सिटीजंस इंडियन ओरिजिन के थे, कैनेडियन गवर्नमेंट ने इन पर हार्डली कोई एक्शन लिया। ये आज तक कनाडा में हुआ सबसे बड़ा आतंकी अटैक है। पिछले साल अकेले कनाडा में 15 से ज्यादा हिंदू मंदिरों पर खालिस्तानियों ने अटैक किया है। इस साल भी कैनेडियन हिंदू मंदिरों पर खालिस्तानियों ने अटैक किया है, लेकिन इन सब चीजों को सीनियर कैनेडियन पॉलिटिशियंस ने इग्नोर किया है। कैनेडियन पॉलिटिशियंस की आंखों के सामने ऐसे परेड निकाले जाते हैं जहां पर इंडिया के एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के असैसिनेशन को सपोर्ट किया जाता है और ग्लोरीफाई किया जाता है। इस तरह से आतंकियों को अपीज किया जा रहा है कनाडा में। माइकल रूबिन, जो कि एक सीनियर फेलो है एट द अमेरिकन एंटरप्राइज इंस्टीट्यूट और जो एक फॉर्मर पेंटागन ऑफिसर भी रह चुका है, उसने बताया कि किस तरह से खालिस्तानियों के साथ कनाडा वैसे ही अपीज कर रहा है जैसे अमेरिका ने तालिबान मुजाहिदीनों को अपीज किया था, और कितनी बुरी तरह से वो फिर अमेरिका पर बैकफायर हुआ था। From an American perspective, what the Canadians are accusing the Indians of doing
isn't much different from what the Pakistanis accused the United States of doing when we killed Osama bin Laden. And you know what? Maybe the question the Pakistanis should have asked is, why were we harboring a master terrorist? And the fact of the matter is, Canada, through initially fraudulent immigration chains and then chain immigration, has set itself up to be a money laundering and terror financing, terror supporting hub. भैया याद रखिए, आप अपने घर में अगर सांप पालेंगे तो वो सांप हमेशा आपके पड़ोसियों को नहीं काटेंगे, एक दिन आपको भी काटेंगे। अब आप देख ही सकते हैं कि कैसे खालिस्तानी ड्रग्स कनाडा में स्मगल कर रहे हैं और मिलियंस ऑफ कैनेडियंस तक पहुंच रहे हैं। साथ ही गैंग वायलेंस भी कैनेडियन स्ट्रीट्स पर फैलती जा रही है। वो दिन दूर नहीं जब कोई नॉन ब्राउन कैनेडियन किसी ड्रग ओवरडोज से मर जाए या फिर कोई नॉन ब्राउन कैनेडियन पंजाबी गैंग वायलेंस में मारा जाए। तब कनाडा को समझ में आएगा कि कितनी बड़ी गलती कर दी है उन्होंने, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तो इस तरह से ट्रूडो के जो अखरोट हैं वो बेसिकली खालिस्तानियों के हाथों में है। लेकिन यहाँ पर एक और बड़ा सवाल उठता है कि ट्रूडो इस समय पर इंडिया से इतना बड़ा पंगा क्यों ले रहा है, ये समय ही क्यों चूज किया उसने। देखिए, इसके पीछे दो बड़े रीजंस हैं। एक रीजन बहुत ऑब्वियस है, लेकिन दूसरा रीजन काफी शॉकिंग है। तो जो ऑब्वियस रीजन ये है कि ट्रूडो बेसिकली एक दूसरे देश के साथ क्राइसिस क्रिएट कर रहा है अपने खुद के फेलियर को हाइड करने के लिए। इप्सोस पोल आया है कनाडा में, जिसके मुताबिक सिर्फ 25% कैनेडियंस ये मानते हैं कि ट्रूडो एक अच्छा प्राइम मिनिस्टर है, जबकि उसका जो मेन कंपेटिटर है कंजर्वेटिव लीडर पियर पोलिएव, उसको 44% सपोर्ट मिला है, यानी ट्रूडो का ऑलमोस्ट डबल। उसके ऊपर से ट्रूडो के जो सपोर्टर्स हैं वो भी अब देखिए मजाक का सब्जेक्ट बन चुके हैं, रिपोर्टर्स हंस रहे हैं उनके ऊपर। And we all need to be unified as Canadian leaders. All of us have to be united in denouncing Modi and making sure we protect Canadians and put their safety first and foremost. Thank you so much. I'm saying whether or not you have personal threats. What do you by make not of saying Indian that, name you're when you leaving open that personally- assumption. We're gonna let her. He's gone. He's gone. Also, this is still not how it works. Yeah. We can't just go online. इसके अलावा भी कई कारण हैं, जैसे कि कनाडा में हो रही मेजर हाउसिंग क्राइसिस। ट्रूडो की पार्टी हाल में ही मॉन्ट्रियल और टोरंटो में हुए बाय इलेक्शन में बहुत बुरी तरीके से हारी है। क्वेबेक के जो सेपरेटिस्ट हैं वो फिर से सेपरेटिज्म की डिमांड मांग रहे हैं ट्रूडो से। जो कंजर्वेटिव पार्टी है ट्रूडो की ऑपोजिशन में, उनके 2025 इलेक्शन के ओपिनियन पोल्स में बहुत बड़ी लीड है ट्रूडो के ऊपर। और ट्रूडो का जो सबसे बड़ा एलाई था जगमीत सिंह, उसने पिछले महीने ही अपना सपोर्ट हटा लिया है ट्रूडो से। और एक और बड़ा एलिगेशन इस आदमी के ऊपर लगा है, जो कि ट्रूडो के ऑपोजिशन लीडर ने लगाया है, कि ट्रूडो ने चाइनीज गवर्नमेंट की हेल्प ली थी पिछले 2 इलेक्शन जीतने के लिए, जो कि एक बहुत ही संगीन आरोप है। बेसिकली ये देशद्रोह का आरोप लगाया गया है इसके ऊपर, जिसके लिए इसको जेल भी हो सकती है। इसी वजह से तो ट्रूडो के खुद के पार्टी के मेंबर्स उसको रिजाइन करने को कह रहे हैं। For weeks now, Liberal MPs have been privately venting their frustrations with Justin Trudeau, telling each other and leaking to reporters that there needs to be a change in the leadership of the Liberal Party. But now a veteran MP from the East Coast is putting his name and his face to the call for change in an exclusive interview with Power and Politics. और उसकी इतनी बुरी हालत हो रखी है इस समय पर कि उसको चाहिए खालिस्तानियों का सपोर्ट पॉलिटिकली जिंदा रहने के लिए। He needs the Khalistanis to survive a confidence vote in his parliament. He is that weak. तो एक ऐसे टाइम पर जब उसकी पॉपुलैरिटी ऑल टाइम लो पर है, इस पे देशद्रोह के एलिगेशंस लगे हैं, इसको जेल तक हो सकती है, इसलिए वो एक फॉरेन देश के साथ युद्ध करना चाहता है ताकि उसके सारे प्रॉब्लम्स को लोग भूल जाएं और लोग फॉरेन देश के खिलाफ उसके पीछे यूनाइट होएं और उसकी पॉपुलैरिटी थोड़ी बढ़ सके। ये है पहला रीजन। दूसरा रीजन जो सरप्राइजिंग है वो है इस पूरे फड्डे के पीछे अमेरिका का हाथ। And they have a problem with Narendra Modi even more since 24th February 2022 when Russia invaded Ukraine. And Narendra Modi flatly refused to join the American camp. The Americans kept asking him to. हाल में ही अमेरिका ने इंडिया के साथ जो डिफेंस डील्स की थी, उन डील्स को भी डिले कर दिया गया था। He sent our national security advisor, Ajit Doval, to Paris. And we sent a message to America that we're not so dependent on them. So we dumped America. And Doval, on that recent trip to Paris, closed a similar fighter engine deal with the French. This happened on September 30th. Just on September 30th. That recently, less than 2 weeks back. So Modi was outsmarting the Americans. और इस स्टेप के बाद आता है बांग्लादेश में कू, जिसमें प्रो इंडिया शेख हसीना को हटा दिया जाता है, और उसके बाद तुरंत आता है कनाडा से ये एलिगेशन। और इस एलिगेशन के फेवर में यूएसए ऑलरेडी कनाडा को सपोर्ट कर चुका है। और इस स्टेटमेंट को यूएसए के पालतू कुत्ते यानी 5 आइज कंट्रीज, जिसमें कि यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड आते हैं, ये सब भी इंडिया के खिलाफ कनाडा को सपोर्ट दे चुके हैं। याद रखिए, पन्नू जो एक डेजिग्नेटेड आतंकवादी है जिसके साथ कैनेडियन गवर्नमेंट काम कर रही थी, वो अलेजेडली एक CIA एजेंट
एलिमेंट है जिसको यूएसए से प्रोटेक्शन मिलती है। इंडियन मीडिया ने भी ये क्लेम किया है। They have no real views on Khalistan. They are simply using these pro-Khalistani elements. They are using this issue to try and get strategic leverage over the person they are targeting, which is Prime Minister Narendra Modi and our country, Bharat. और इतना ही नहीं, और भी है। The Americans are also trying to create further trouble in our northeastern part of the country. They want to support people to create a breakaway Christian state of Kuki land by breaking Manipur and targeting India's sovereignty. और ये सब याद रखिए, इंडिया को नीचे झुकाने के लिए किया जा रहा है। इंडिया को यूके, न्यूजीलैंड की तरह यूएसए का पालतू जानवर बनाने के लिए किया जा रहा है। लेकिन इंडिया ने झुकने से साफ मना कर दिया है एंड आई एम प्राउड ऑफ देम। और इंडिया बेसिकली कनाडा को एक पाकिस्तान की तरह ट्रीट कर रहा है। जयशंकर ने और मोदी ने बेसिकली कनाडा को इग्नोर करना शुरू कर दिया है और सिग्नल ये दिया है कि कनाडा जब तक खालिस्तानियों के साथ डील नहीं करता तब तक हमको कनाडा से कोई बात नहीं करनी है। Wanted criminals from India. You have given them visas. The Newton's law of politics will apply there also. जयशंकर ने बस इतना स्टेटमेंट दे दिया है कि हमारी जो सॉवरेनिटी है उसके खिलाफ हम कोई भी इंटरफेरेंस टॉलरेट नहीं करेंगे। Number of gangland people, number of people with organized crime links from Punjab have been made welcome in Canada. We have been telling Canada, saying, look, these are wanted criminals from India. You have given them visas. They have come, many of them in false documentation. And yet you allow them to live there. If you decide to import for political purposes people with very dubious, actually very negative background, there will be issues. और अगर कनाडा इसी तरह से भारत से दुश्मनी मोल लेना चाहता है तो भारत को क्या करना चाहिए? देखिए, इंडिया के पास कुछ वेपन्स हैं। जैसे कनाडा को भी इंडिया पाकिस्तान की तरह एक स्टेट स्पॉन्सर ऑफ आतंकवाद डिक्लेयर कर सकता है। इंडिया ये भी कर सकता है कि नॉन कैनेडियन यूनिवर्सिटीज के साथ डील साइन करे और उन स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप्स दे और फाइनेंशियल असिस्टेंस दे जो नॉन कैनेडियन यूनिवर्सिटीज में जाकर पढ़ना चाहते हैं। Nearly 250,000 Indian students currently study in Canada. If India were to somehow pull the plug and bar Indian students from studying in Canada, it would have a devastating impact. तीसरा, जितने भी खालिस्तानी हैं या खालिस्तानी सिंपथाइजर्स हैं उनके OCI कार्ड्स कैंसिल किए जाएं और उनकी सारी प्रॉपर्टीज गवर्नमेंट जब्त कर ले। रातों रात आप देखना ये खालिस्तान का सपोर्ट खत्म हो जाएगा। जितने खालिस्तानी सपोर्टर्स हैं या उनके सिंपथाइजर्स हैं उन सबके ट्रैवल वीजा कैंसिल करो। और अगर कनाडा इंडिया पर सैंक्शन लगाना चाह रहा है तो इंडिया को भी कनाडा पर सैंक्शन लगाने चाहिए, क्योंकि इंडिया भी एक टॉप 10 ट्रेडिंग पार्टनर है कनाडा का और उससे कनाडा को भी बहुत चोट पहुंचेगी, क्योंकि इस समय पर एक बहुत बड़ा ट्रेड इम्बैलेंस है इंडिया के फेवर में कनाडा का। Canadian economy is not in a good way right now. It wants to exploit markets like India with its 1.4 billion people, and India, of course, if Canada and India, these political tensions continue, that is going to be something that Canadian businesses will hate to miss out on because of Justin Trudeau's inept handling of the crisis in India. You personally, I think, have also pointed out, some of the collaborations on defense, for example. I can recall my own reporting that Canada has wanted to do things like defense exercises with India that would benefit its own military. That seems increasingly difficult. You yourself have talked about, the potential impact on deals like Stryker vehicle system. That's going to be something that's going to be important to look at. तो देखिए, अब वक्त आ गया है कि इंडिया को अपने इंटरेस्ट में प्रायोरिटी देते हुए कनाडा के खिलाफ एक अग्रेसिव स्टांस लेना चाहिए। जो कुछ कनाडा में हो रहा है वो डायरेक्ट हमारी सॉवरेनिटी को थ्रेट है। कनाडा ओपनली इन खालिस्तानी एलिमेंट्स को अपीज कर रहा है और प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है। और इन देशों को भी याद रखना चाहिए कि ये 1947 वाला कमजोर और गरीब भारत नहीं है। भारत वेस्टर्न देशों से दोस्ती करना चाहता है, लेकिन उनकी गुलामी नहीं करेगा। आपके इशारों पर अब नाचेगा नहीं भारत। भारत आपका खिलौना नहीं है। इंडिया जैसा देश जिसको पहले भी पार्टीशन का सामना करना पड़ा है, वो अपनी टेरिटोरियल सॉवरेनिटी को बहुत ज्यादा सीरियसली लेता है। नेशनल सिक्योरिटी और देश की अखंडता पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। जो यूएस ये सारा ड्रामा ऑर्केस्ट्रेट कर रहा है उसको भी ये दिखाना जरूरी है कि इंडिया बांग्लादेश नहीं है। आप हमको बुली नहीं कर सकते इस तरह से। ऐसी कोई भी आपकी कोशिश फेल होगी। और इस समय पर आप देख लीजिए कि इंडिया और चाइना ओपनली बात कर रहे हैं कि अपनी पुरानी दुश्मनी को भूलकर बेहतर रिलेशंस डेवलप करना चाहिए। शायद अमेरिका को सोचना चाहिए कि उनके पास चाइना एक पावरफुल एनिमी ऑलरेडी है, क्या वो एक और पावरफुल एनिमी क्रिएट करना चाहते हैं? और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इस पूरे सिचुएशन में कनाडा के ऑपोजिशन में, अमेरिका के ऑपोजिशन में इंडिया को कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए? डिप्लोमेटिकली, पॉलिटिकली क्या स्टेप्स इंडिया को लेने चाहिए? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। और अगर अभी तक आपने हमारा पेट्रियन या यूट्यूब मेंबरशिप नहीं ज्वाइन की है तो आज ही ज्वाइन करें। मैं आपको अगले एपिसोड में मिलूंगा और तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें। फिर मिलेंगे और आप सबको एक सेकंड